हाय गाइस, दिस इज मीनाक्षी कपूर और आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मिस्टर केपी जी हैं हमारे साथ में, इनका बायोग्राफी इंटरव्यू लेने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू और थोड़ा हम मिस्टर केपी के बारे में जान लेते हैं। ये पेशे से जो है एक्टर हैं, मॉडल हैं और शेफ हैं और अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो चलिए आज हम इनके जुबानी इनकी लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर केपी जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आपकी लाइफ में आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपका बचपन किस तरीके से? मेरा जो बर्थ प्लेस है वो दिल्ली है। न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, शालीमार बाग में मेरा जन्म हुआ था और वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ, शालीमार बाग के अंदर। जी। तो आपकी एजुकेशन है वो आपकी कहाँ पर हुई थी? एजुकेशन मेरी बेसिकली दिल्ली के अंदर ही हुई है और काफ़ी अप्स एंड डाउन आए थे एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी छोटा था मैं। मेरे फादर काफ़ी यंग एज में बीमार हो गए थे, उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मुझे इतना याद है, जब मैं छोटा था तो मैं एक पब्लिक स्कूल में था, होली कार्मल पब्लिक स्कूल शालीमार बाग के अंदर ही है, और हम लोग शालीमार विलेज में रहते थे। उस टाइमिंग पे हमारे घर के रात काफ़ी अच्छे थे, हम लोग मतलब सब बढ़िया था, अपना घर था, सब चीज़ें थी। लेकिन जब मेरे फादर बीमार हुए तो उनका स्पाइनल कॉर्ड चेंज हुई थी, तो उस टाइमिंग पे क्या हुआ कि हमारा सब कुछ बिक गया था। मेरे फादर पेशे से एक बिजनेसमैन थे और सैनी इलेक्ट्रिकल के नेम से उनकी फैक्ट्री होती थी, सीलिंग फैन और हीटिंग फैन वहाँ पे बनते थे। लेकिन जब वो बीमार हुए तो हमें या मेरे फादर या मेरी मदर को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो मेरी मदर थी, वो एजुकेटेड है, वो पब्लिक स्कूल में टीचर थी, पंजाबी बाग माउंट आबू पब्लिक स्कूल है उसमें। तो उन्होंने ही हम सबको संभाला। कहीं कहीं बाकी बात रही एजुकेशन की, मैं एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहाँ तक मुझे याद है, होली कार्मल पब्लिक स्कूल। लेकिन जब मेरे फादर बीमार हुए तो हमारा सब कुछ बिक गया था, इतने भी पैसे नहीं थे कि हम लोग स्कूल की फ़ीस पे कर सके। तो उस स्कूल से हटवा के मेरे पेरेंट्स ने हम 4 भाई बहन हैं, 2 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर हैं। सिस्टर मेरी दोनों बड़ी हैं, एक मेरा छोटा ब्रदर है। तो हमें टेंट वाला स्कूल कहते हैं, सरकारी स्कूल, उस टाइम टेंट वाला स्कूल हुआ करता था। तो टेंट वाले स्कूल में एडमिशन करा दिया था। तो उसके बाद फिर सरकारी स्कूल में मेरी स्टडी हुई है शालीमार बाग के अंदर, WB ब्लॉक में स्कूल है वहाँ पे। तो 12th मैंने वहीं से कंप्लीट की थी। तो आपने जब स्कूल आपने चेंज किया और आपका एकदम बोलते हैं ना कि एक स्टेटस में एकदम से डाउनफॉल आ जाना, तो उस समय पर आपकी ऐसे कौन से फैमिली मेंबर्स थे या फ्रेंड्स ऐसे थे, कौन से ऐसे कनेक्शंस थे जिन्होंने कि आपको सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी एंड इमोशनली हर तरीके से? उस टाइमिंग पे मेरी एज काफ़ी कम थी, तो फ्रेंड्स वगैरह की तो मैं कह नहीं सकता भी जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। लेकिन जहाँ तक तो मैं नॉलेज रखता हूँ उन सब चीज़ों की, देखी भी हैं चीज़ें। तो एक तो मेरी मदर एजुकेटेड थी। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सर पे बाप का हाथ नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ जी। और मेरे फादर काफ़ी यंग एज में बीमार हो गए थे। 1994 में उन्हें पता लगा था कि उनकी गर्दन में झटका आ गया, जिसकी वजह से उनकी कुछ नसें ब्लॉक हो गई थी। और दिल्ली एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ था। तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी चेंज हुई थी, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मुझे पता है और मैंने वो चीज़ देखी भी है। मेरी मासी है, तो सबसे पहले मैं उनका थैंकफुल करना चाहूँगा। उनका नाम मंजू सैनी है, तो मैं मंजू मासी उन्हें बोलता हूँ। हाँ जी। सबसे ज़्यादा हेल्प उन्होंने हमारी की, क्योंकि जब मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ तो हमारा सब कुछ बिक गया था। हम लोग सिर्फ एक किराए के कमरे में आ गए थे। फैक्ट्री सेल आउट हो गई थी, हमारा अपना घर था, ठीक है, वो पूरा सेल आउट हो गया था, सिर्फ एक कमरे में आ गए थे। तो अर्निंग सोर्स कोई भी नहीं था हमारा। सिस्टर थी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अगर वो बड़ी होती है, मैं बड़ा होता तो हम लोग फैक्ट्री संभाल सकते थे। लेकिन मेरी मदर को, पापा को भी देखना था, हॉस्पिटल जाना, सब चीज़ें करनी। जी। तो जो मेरी मासी हैं वो पंजाब में, अभी तो वो कैलिफोर्निया में है उनकी पूरी फैमिली, अब उस टाइम पे वो पंजाब होशियारपुर में रहती थी। तो उन्होंने एवरी ईयर आना घर पे, जिस हम लोग रेंट पे जिस रूम में हम लोग रहते थे, एवरी ईयर वो आते थे। तो हमारे घर के अंदर दाल, गेहूँ, चावल, 1 साल का पूरा राशन वो मेरी मासी मेरी मम्मी की हेल्प करती थी। कहती दीदी टेंशन ना लो आप,
जी। हम बैठे हैं, हाँ बिल्कुल जी। फिक्र नहीं करनी। हाँ जी। तो मैं अपनी मासी का सबसे पहले थैंकफुल करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे टाइम पे एक ऐसी हेल्प करी जिस टाइम पे लोग पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे लोगों को थैंक्स बोलना ही चाहिए, बिकॉज जिस समय पे डाउनफॉल आता है हमारी लाइफ के अंदर, तब अपने ही होते हैं जो सबसे पहले भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो आपकी मौसी ने जो किया, आपके रिलेटिव ने जो किया, बहुत अच्छा काम किया। तो आपने फिर छोटी एज से ही जो अपने करियर की स्टार्ट किया था, तो वो इसी वजह से आपने किया कि या आपका कोई पैशन था या आपका शौक था? एक्चुअली क्या है कि मैं बचपन से ही है ना, एक तो मैं छोटा था, बड़ा क्यूट था बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो बचपन से ही ना मेरे को मतलब टिप टॉप रहने का बहुत शौक था। मेरे फादर साहब थे, वो भी एकदम टिप टॉप, जिस कलर का उनका सूट होता था उसी कलर के उनके शूज़ होते थे। जी। तो कहते हैं ना भाई, जो चीज़ें फादर मदर में होती हैं वो जिन्स हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो मेरा बचपन से ही शौक रहा है कि टिप टॉप रहना, यंकी बन के रहना। तो मैं चाहता था कि भाई, छोटा था मतलब उस टाइम में मैं कुछ सोचा नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। अच्छा। जिसने जो बोल दिया वो करना है, चलो ठीक है, इतनी नॉलेज नहीं थी। फैमिली में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे, तो उन सब चीज़ों को सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला कि लाइफ में करना क्या है। हाँ, सिंपल था, 10वीं करनी है, 11th करनी है, 12th करनी है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो जब 12th करी तो नहीं, आई थिंक जब मैं 11th में था तब मेरे जीजू हैं, मेरे से बड़ी सिस्टर है, मतलब छोटी सिस्टर, मैं उन्हें कहता हूँ, गीति का नाम है। उन्होंने बोला भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया जाए, ठीक है। फैमिली में ने भी सजेस्ट किया भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स वगैरह कर लो, आईटी में घुस जाना या हार्डवेयर में घुस जाना। मेरा मन नहीं था करने का, अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने वो कोर्स किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक डिप्लोमा किया 1 ईयर का। तो घर पे सब बोलते थे भाई घुस जाओ इसमें, कंप्यूटर लाइन में काम करो, लेकिन मेरा मन नहीं था उस लाइन में। जब मैंने 12th करी तो मुझे शौक था कि भाई मैं मॉडलिंग करूँ, एक्टिंग करूँ, इस तरीके का शौक था। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी जी। कि मैं जो मेरे ड्रीम्स है ना, मैं चाह के भी पूरी नहीं कर सकता था, हाँ जी। बिल्कुल भी। सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमारे पास बची थी, बड़ी मुश्किल से वो मेरे फादर की जो डेथ हुई थी वो 2005 जनवरी में हुई थी। ओके। और लेकिन उन्होंने जाने से पहले उस एक प्रॉपर्टी बची थी, उस प्रॉपर्टी को रेडी किया, 3 फ्लोर उसमें बनाए, एक अर्निंग सोर्स उन्होंने हमारा स्टार्ट कर दिया था जाने से पहले। ओके। लेकिन जब जिस टाइमिंग में मेरे फादर थे 2005 में डेथ हुई थी, हम लोग 3 से 4 साल 3rd फ्लोर पे रहे थे, और 1 साल तो ऊपर लेंटर था ही नहीं। ओके। बारिश आती थी तो पानी सीधा अंदर, धूप आती थी दिन में धूप अंदर होती थी। नीचे ग्राउंड 1st और 2nd फ्लोर बने हुए थे, उसमें किराएदार वगैरह रहते थे, थोड़ा बहुत रेंट आ जाता, 1000 2000 3000 इस तरीके से, मतलब महीने का 5000 या 6000 रुपये रेंट आता था टोटल। तो हम लोगों ने ऐसा वक्त भी देखा है, मेरी मदर ने, मेरे पापा ने, बहुत ज़्यादा बीमार थे उस टाइमिंग पे, मतलब चलने फिरने तो लग गए थे लेकिन वो कुछ काम नहीं कर सकते थे, वॉकर पकड़ के चलते थे। हाँ जी। तो बारिशों में ऊपर लेंटर नहीं था, बारिश आ जाती थी घर में, तो हमने चिक लगा रखी थी, बम्बू की एक चिक बनती है बांस की, ब्लू कलर की, अच्छा। तो वो लगा लेते थे जब बारिश आती थी। जब बारिश नहीं होती थी और मतलब इवनिंग हो जाती थी तब लगा लेते थे। इस तरीके से हम लोगों ने 1 साल या 2 साल काटा, फिर हम लोगों ने लेंटर डलवाया। तो ऊपर छत तो थी लेकिन ज़मीन पे फर्श नहीं था, ओके। तो जब बारिश आती थी तो टपकता था, पानी भी भर जाता था अंदर। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी मदर एजुकेटेड थी, तो मेरी मदर ने, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उनको पढ़ाया लिखाया, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया शनाज हुसैन से, और बुटीक का काम कराया कि चलो ठीक है, मैं और मेरा ब्रदर छोटे, हम लोग नहीं कर सकते काम, हम लोग उस टाइम पढ़ रहे थे, तो चलो बेटियों को पढ़ाओ। लेकिन कहते ना, एक लेडीज कुछ करना तो चाहती है, लेकिन उस हमारे जो आसपास का जो समाज है उसे करने नहीं देता वो चीज़ें। राइट, बिल्कुल सही बात वो तो मेरी मदर एजुकेटेड है, एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है, एक सिख फैमिली से बिलोंग करती है, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनका ऐसा बिहेवियर नहीं था कि हाँ भाई लड़कियाँ नहीं पढ़ाना, क्योंकि मेरी मदर खुद हॉस्टल में पढ़ी है। है। तो उन्होंने मेरी सिस्टर्स को पढ़ाया। जो मेरे से बड़ी सिस्टर है गीतिका, वो हमारे घर के अंदर आज भी, कहते हैं ना, एक बेटा है वो। बिल्कुल। उस टाइम पे उसने मतलब जो काम नहीं हो सकता ना, उस लड़की में इतने गट्स हैं, वो सारे काम कर सकती है। बेटियां बेटों से कम वैसे भी नहीं हाँ, होती हैं। बिजली के बिल भरना, हाँ जी। ठीक है, कहीं पे भी जाना, कोई भी काम करना है, मम्मी मैं करूँगी, टेंशन ना लो। तो वो आज भी हमारे घर का बेटा है, ओके। हम लोग सब उसकी सुनते हैं। तो इस तरीके से वो टाइम बीता हमारा, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने भी स्टडी कंप्लीट करी, और मैंने
जहाँ तक करियर की बात है, मेरा एक्टिंग मॉडलिंग में शौक था। तो मेरे मामा जी अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने भी मेरी मदर को और मेरी फैमिली को, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो जी। या किसी कोई काम करना है उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है, हाँ जी। उन्होंने हर चीज़ में हमारी हेल्प करी है, चाहे वो पैसा हो या कोई भी चीज़। तो कोई भी चीज़ हम लोगों को स्टार्ट करनी थी, कुछ भी पूछना था, तो हम लोग सीधा मामा जी के पास जाते थे, क्योंकि मेरे मामा जी उस टाइमिंग पे शालीमार बाग में ही रहते थे। अच्छा। मेरे मामा, मेरी नानी, नानू का अपना बिजनेस था तो वो एमपी रहते थे, अप डाउन करते रहते थे। तो मामा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं चाहता था कि मैं आने वाले टाइम में एक मॉडल बनूं। मेरा एक फ्रेंड था, मैं काफ़ी टाइम बाद उसका एक जिक्र करने जा रहा हूँ। हाँ जी। अरुण नाम था उसका। जी। वो रैंप वॉक करता था, ओके। तो मॉडलिंग भी करता था, रैंप वॉक भी करता था। तो मेरी उससे बात हुई, यार मेरा भी शौक है करने का, लेकिन पैसे नहीं थे, पैरों में जूते नहीं थे, कपड़े इतने अच्छे नहीं थे, कैसे करेंगे मॉडलिंग और एक्टिंग। राइट राइट। अगर हमें एक फील्ड में जाना है तो हमारे पास वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हम एक शो कर सके अपने हाँ आप जी, को बिल्कुल। कि भाई हमें ये चीज़ करनी है। एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हाँ। नहीं तो। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी उस टाइम। अब तो क्या है कि सोशल मीडिया चल गया, आपका लिंक, आपका कहते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। इंस्टा प्रोफाइल है, यूट्यूब प्रोफाइल होना चाहिए। तो वो लोग मांगते हैं कि भी आपके सब्सक्राइबर कितने, लाइक कितने। राइट। उस टाइम की मैं आपसे बात करूँ, जिस टाइमिंग पे सोशल मीडिया के बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। जी। उस टाइमिंग में क्या होता था कि एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया और उनके साथ पता करा, एक मॉडल ग्रुप के नाम से प्रीतमपुरा में था, पोर्टफोलियो के लिए बात करी। तो उसने 15 फोटोग्राफ्स के 30,000 रुपये बोले थे, लेकिन नहीं थे वैसे। लेकिन किसी तरीके से मेरे फ्रेंड ने कुछ फोटोग्राफ्स मेरी क्लिक करवा के अरेंज कराई। तो एक मॉडल गुरु की मैगजीन निकलती है, उस मैगजीन में सिर्फ इतनी सी ऐड देने के लिए 5,000 रुपीज़ लगते हैं, उसके भी पैसे नहीं थे। तो वो सपना छोड़ दिया कि यार नहीं कर सकते। फिर जॉब स्टार्ट करी। मुझे याद, आज भी याद है, मेरी जो पहली जो नौकरी थी वो दिल्ली के अंदर एक जगह है NSP, नेताजी सुभाष प्लेस। वहाँ पे एक DS से DSG में जाता था, एक छोटा सा कमरा था, उसमें 3-4 टेलीकॉलर्स होते थे। हाँ जी। और वो बेसिकली ICICI बैंक का एक ऑफिस था, जहाँ पे वो लोग लोन और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते थे। ओके। तो उस टाइम पे लैंडलाइन फ़ोन थे, या मतलब फ्री वाली कॉलिंग नहीं थी। अब तो फ्री हाँ जी। कॉल रैंडमली लोग कर लेते हैं लोन वगैरह सेल करने के लिए। उस टाइम में क्या था कि मेरा जो काम था, मैं एक फील्ड बॉय था। जी। तो मेरा काम था, मेरे जो बॉस थे, जो मेरे सर थे मिस्टर कुलदीप, वो मुझे फॉर्म दे देते थे, लिस्ट, मतलब काफ़ी सारे फॉर्म देते थे, और एक एरिया देते थे दिल्ली का। मैं आज भी मुझे याद है, गफ़ार मार्केट में मैं गया, मेरा फर्स्ट डे था। मुझे ट्रेनिंग मिली 10 दिन की भी, इस तरीके से आपको लोन के लिए डील करना है, कस्टमर को बताना है, ये फॉर्म है, ये फिल कराना है, साइन कराना है, ये डॉक्यूमेंट लेने हैं। जी। तो मेरा फर्स्ट डे था। जब मैं फील्ड में निकला, मैं DTC ब्लू लाइन बस में बैठा दिल्ली में, और मैं गफ़ार मार्केट करोल बाग चला गया। करोल बाग मोबाइल की सबसे बड़ी मार्केट है। तो वहाँ मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा सर आपको लोन चाहिए? कहता नहीं चाहिए। मैं फिर दूसरी शॉप पे गया, जैसे मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसे मैं करते करते 3-4 शॉप पे गया, सबने मुझे मना कर दिया। जब एक शॉप पे और गया ना, हाँ जी। तो उसने मेरे कंधे पे हाथ लगाया और गाली देके बोला चल निकल, नहीं चाहिए लोन। तो एक वो भी वक्त था। बिल्कुल सही बात है। ऐसे टाइम पर मतलब बहुत, एक तो इंसल्ट फील होती है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ याद आ जाता है कि कहाँ हमारा घर का जो स्टेटस था वो इतना हाई था कि ऐसे लोग हमसे ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, और आज टाइम ये आ गया है कि लोग हमसे इस तरीके से बात करें। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मेरी मम्मी पूछती थी रात को कि क्या काम है, तो मैं बोलता था ऑफिस में बैठने का काम है, फ़ोन कॉल्स करने का। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया, और आज तक का मेरा नेचर है, मैं चाहे कोई भी काम कर रहा हूँ ना जिसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी मम्मी को भनक लग जाती है कि हाँ, आवाज़ से पता लग रहा है कि ये परेशान है, लेकिन मैं बताता नहीं अपनी परेशानी। क्यों? उन्होंने खुद लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन देखे, इतनी परेशानियाँ देखी हैं। मुझे लगता है मेरी मम्मी की जगह अगर और कोई लेडी होती, और कोई लड़की होती, तो वो मेरे फादर को छोड़ के चली गई थी, क्योंकि इनकी बिल्कुल यंग एज सही थी बात है। बिल्कुल। लेकिन मेरी बिल्कुल मदर सही। ने हार नहीं मानी। हाँ जी। तो मैंने भी हार नहीं मानी, जैसे मेरी मदर ने सिखाया है। मेरे पापा हमेशा एक चीज़ बोलते थे, जब मैं छोटा था, फैक्ट्री में जाता था, मेरे को बिस्कुट देते, तो वो अपने जो उनके पास लेबर काम करती थी उनको कहते थे कि जो नौकरी है ना, वो हाँ की होती है, हाँ जी। ना का होता है अपना घर। अगर आपने किसी काम के लिए नो बोल दिया तो आप बाय बाय टाटा। बिल्कुल सही बात। तो वो बात मेरे दिमाग में थी। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला फील्ड में आपको काम करना है, मैं फील्ड में ही करूँगा।
और मेरी सैलरी मुझे याद है, मेरी फर्स्ट सैलरी 3032 रुपये, ओके। जिसमें से 200 रुपये का मेरा पास बनता था, घर से खाना लेके आता था, घर से 10 रुपये मिलते थे, 5 रुपये टिकट के लगते थे। तो ऐसे करके मैंने अपना करियर स्टार्ट करा। मॉडलिंग एक्टिंग लाइन का मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इन फ्यूचर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पता नहीं था फ्यूचर में क्या होने वाला है, इतनी सोच नहीं थी। इस तरीके से मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था। फिर मैं DSA से BPO में आ गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज हो चुकी थी। वो एक BPO सेक्टर में जॉब करती थी, एफर्ट BPO में। अच्छा। SBI बैंक से रिलेटेड कोई आउटसोर्सिंग था, तो मेरी सिस्टर ने मुझे वहाँ पे लगवाया। तब मैं थोड़ा थोड़ा फ्लो में आना स्टार्ट हुआ। अच्छा। फिर मेरी सैलरी 7000 हुई। मैंने कई साल वहाँ पे बताए। फूड से रिलेटेड कोर्स करा दिल्ली के अंदर ही, पूसा से मैंने। अच्छा। फिर मेरा एक ड्रीम था भी करना है क्या यार लाइफ में, क्योंकि मेरे मामा जी घर पे आते थे एवरी सैटरडे संडे, हमसे डिस्कस करते थे कि लाइफ में क्या करना है बेटा, ये चीज़ है, ये ऑप्शन है तेरे लिए, ये करना है, ये करना है। हाँ जी। तो वो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो हमें बताते थे कि तू ये कर सकता है, तू ये काम कर सकता है, तू वो काम कर सकता है। मेरे को बचपन से खाना बनाने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो जब मैंने फिर कोर्स वगैरह किया खाने वगैरह का दिल्ली से, तो फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। Right. तो मेरा ड्रीम था कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। That's why you are a very great nice chef. ये बात है 2009 और 10 की बात है। अच्छा। उससे पहले मैं सोच चुका था, मैं जॉब कर रहा था कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसी चीज़ में था। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है, कुंडलियाँ दिखाती है मम्मी कि हाँ भाई लाइफ में क्या करना है, ऐसे हाथ वगैरह दिखाने। तो कुंडली में लिखा था भी तू बिजनेस भी करेगा, नौकरी भी करेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सक्सेस किस में होऊंगा। क्योंकि पैशन है ना, हाँ। कि आपको एक्टिंग भी करनी है, मॉडलिंग भी करनी है। तो पैसे हमारे पास नहीं थे रेस्टोरेंट खोलने के लिए। एक अगर नॉर्मली भी रेस्टोरेंट दिल्ली के अंदर खोलोगे 2.5 से 3 लाख रुपए कम से कम चाहिए जी। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास था ही नहीं पैसा। किराया वगैरह थोड़ा ठीक हो गया था, घर की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, सब चीज़ें फ्लो में आने लग गई थी। अच्छा। छोटा वाला भाई था, वो तो पढ़ ही रहा था उस टाइम पे। तो खोलना कैसे रेस्टोरेंट नहीं पता था। जी। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हाँ जी। हमें नहीं पता वो चीज़ हुई। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो एक जैकपॉट लगा हम लोगों का। वो जैकपॉट क्या था, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी उस टाइमिंग पे। हाँ जी। तो मेरे पापा ने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ प्लॉट भरे थे, क्योंकि उस टाइमिंग पे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था। और जो मेरे पापा की फैक्ट्री थी सैनी इलेक्ट्रिकल, वो कभी भी शिफ्ट हो सकती थी। जी। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने प्लॉट अप्लाई करे थे कि जब कभी प्लॉट निकलेगा तो सैनी इलेक्ट्रिकल को यहाँ से स्विच करके उधर बवाना ले जाएंगे। अच्छा। लेकिन मेरे फादर बीमार हो गए थे तो वो बेचनी पड़ गई, फैक्ट्री बेचनी पड़ गई। तो एक प्लॉट तो 500 मीटर का उसी टाइम निकल गया था जब मेरे पापा बीमार थे। तो वो सेल आउट कर दिया था। लेकिन मम्मी को नहीं पता था कि दूसरा भी निकला है या नहीं निकला, क्या हुआ उसका। उस बारे में मम्मी को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। अच्छा। तो 2008 या 9 की बात है, एजेंट लोग घर पे आने लग गए थे। तो जब 2-3 बार आए, वो हमसे मिले नहीं, आस पड़ोस में ही पूछ के वो चले गए। तो एक दिन एक एजेंट घर पे आया, तो मम्मी थी घर पे। तो उन्होंने बोला कि भाई आंटी जी, आपका एक प्लॉट है 250 मीटर का, सेक्टर 5 बवाना में, आई पॉकेट में, और वो आपको सेल करना, क्या करना है। तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला, उनको सिर्फ यही बोला भी अभी मेरा बेटा घर पे नहीं है, वो शाम को रात को आएगा तो मैं उससे बात करूँगी, आप अपना नंबर दे दो जी। तो अपना विजिटिंग कार्ड दे गया वो बंदा। मैं आया शाम को, मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा मम्मी याद करो भी ऐसा कुछ था। कह रही बेटा प्लॉट तो था, लेकिन वो निकल गया था, सेल आउट कर दिया। अच्छा। दूसरे का मुझे पता नहीं। तो मम्मी ने पापा की अटैची निकाली, हम लोग ने वो अटैची खोली। मेरे पापा की आदत थी, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट ना संभाल के रखते थे, और उनके जाने के बाद मेरी मम्मी ने वो अटैची बिल्कुल संभाल के रखी हुई थी। जी। वो अटैची हम लोगों ने निकाली स्टोर रूम से, और एक एक करके पेपर हम लोगों ने चेक करना स्टार्ट करे। तो बाई चांस की बात थी, पापा तो रखते ही फाइल वगैरह संभाल के, वो फाइल हमें मिल गई। अच्छा। वो पेपर्स भी हमें मिल गए। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जो मेरी जिया जी हैं छोटे वाले, संदीप नाम है उनका, संदीप सैनी, तो उनको जिया जी को बुलाया और बात करी उनसे, ऐसे ऐसे बात है।
मैंने और मेरे जिया जी ने फिर हम लोग अथॉरिटी गए, वहाँ जाके बात करी, जो भी उनके फॉर्मेलिटीज़ थी, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे दी। जी। और जो भी पेमेंट वगैरह थी हम्म। वो हम लोगों ने वहाँ पे पे करके उसका पोजीशन ले लिया अच्छा। उस प्लॉट का। तो जैकपॉट कैसे हुआ, मेरे पापा ने किसी टाइम में वो डाली थी, पता नहीं था ड्रॉ निकलेगा या नहीं निकलेगा, और आज के डेट में मेरे फादर है भी नहीं जब वो निकली, अच्छा। और वो प्लॉट निकल गया। ओके। फिर वो हमने सेल आउट किया, तब जाके हमारी लाइफ और स्मूथ होना स्टार्ट हुई। अच्छा। तो ड्रीम था रेस्टोरेंट खोलना, लेकिन पैसे नहीं थे। तो जब वो जैकपॉट लगा उसके बाद मम्मी ने हेल्प करी। मैं सबसे पहले तो अपनी मदर का ही हेल्प, मतलब थैंकफुल बोलूँगा कि उन्होंने हर माँ अपने हर बच्चे के लिए करती है, माँ लेकिन भगवान होती है हाँ, बच्चे के लिए। माँ भगवान तो होती है, और हर माँ अपने बच्चे के लिए हर वो चीज़ करती है। वो खुद तो भूखी रह लेगी, राइट। लेकिन उसको भूखा नहीं रहने देगी। बिल्कुल सही। तो मेरी मम्मी ने, मेरी मदर ने मेरे लिए, मेरे ब्रदर के लिए, मेरी दोनों सिस्टर के लिए बहुत कुछ करा, और सारी ज़िंदगी उनका एहसान नहीं भूल सकता, बिल्कुल कभी भी सही। नहीं। तो फिर हम लोगों ने रेस्टोरेंट खोला। तो अब रेस्टोरेंट खोलना था, तो नेम रखना है रेस्टोरेंट का, क्या हाँ नाम जी। रखे। तो सोच में पड़ गए, चलो ठीक है जी, पंडित जी के पास चले गए, पूछा, भी उन्होंने बताया भाई ये अक्षर हैं। तो एक दिन ऐसे ही मैं रात को बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या नाम रखें, क्या नाम रखें। तो मैं ऐसे अपने हाथों को देखने लग गया यूँ ही, अच्छा। ऐसे ही नॉर्मल कैजुअली देख रहा था मैं। अच्छा। तो मैं अपने राइट हैंड को देख रहा था, जी। तो पता नहीं मेरे को अपने हाथ में क्या दिखा, एक अक्षर दिखा। अच्छा। वो अक्षर था के। ओके। मैं ऐसे हाथ देख रहा हूँ, के अक्षर दिख रहा है। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना अपने रेस्टोरेंट का नेम अपने पापा के नेम से स्टार्ट करूँ। वेरी नाइस। तो मैंने थोड़ा सा और सोचा, मैंने मेरे पापा का नेम और मेरी मम्मी के नेम का पहला और बाद वाला अक्षर सेम है, अच्छा। और मेरे हाथ में भी के बना हुआ है। मैंने और गौर से देखा तो मेरे को पी भी दिख रहा है अपने हाथ में बना हुआ। तो मैं बता देता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं भी, के और पी का मतलब क्या है। मेरे पापा का जो नेम है वो लेट श्री कृष्णपाल सैनी, यानी कि पहला जो अक्षर है वो के है, बीच का जो नेम है, पहला जो अक्षर है वो के है, बीच का जो नेम है पी है, तो जी। के और पी हो गया। हाँ जी। और जो मेरी मदर का नेम है वो है श्रीमती कुशपाल सैनी, कुशपाल, तो के पी। अच्छा। तो माँ बाप से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं के पी से ही स्टार्ट करूं, और मुझे लोग मेरे फादर के नेम से जानेंगे तो मैं गर्व करूंगा कि हाँ मेरे फादर आज भी मेरे साथ है, जिंदा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जब सबसे पहले अपना फर्स्ट आउटलेट खोला, उसका नेम था के पी बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। अच्छा। जब मैंने सबसे पहले अपना आउटलेट खोला था, तो उसमें बेकरी और कन्फेक्शनरी है, सब सामान रेडीमेड आता, उसमें बनाने का कुछ नहीं होता। तो वहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, और वो काम सिरे चढ़ गया। ओके। वो मुझे सूट करा काम सूट करा। एक लड़का और रखा, वो चाइनीज़ वगैरह बनाने लग गया। मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा ओवन लगाया। मैंने जी। उस टाइमिंग पे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइमिंग पे, अब तो जगह जगह रेडियाँ मिल जाती है पिज़्ज़े की, उस टाइम तो डोमिनोज, पिज़्ज़ा हाँ हट। जी, तब तो लिमिटेड आउटलेट्स होते थे इन चीज़ों तो के, राइट। मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था कुकिंग लाइन के अंदर। अच्छा। तो वो साल भर, साल डेढ़ साल बहुत बढ़िया चला था मेरा। लेकिन कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन, राइट। हर दिन हर साल एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। तो उस टाइमिंग पे मुझे चाइनीज़ आइटम बिल्कुल बनानी नहीं आती थी, मुझे सिर्फ इटालियन बनाना आता था। अच्छा। तो लड़के ने काम छोड़ दिया, गांव गया बोल के, वो आए नहीं वापस। काम डाउन होता चला गया। अब रेंट भी पे करना है और भी खर्चा है शॉप का। तो मैं फेटअप हो गया उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। ओके। मैं फेटअप हो गया। मैंने कहा जो थोड़ी बहुत मैंने अर्निंग जोड़ी हुई है इस दुकान से, वो तो पैसा खर्च होता जा रहा है। जी। फेटअप हो गया। तो मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा मम्मी वाइंड अप करना, नहीं करना काम ये। मैं बहुत परेशान हो गया, डिप्रेशन में हो गया कि करूँ क्या, अब ये काम नहीं हो पा रहा, कस्टमर ख़राब हो रहे हैं, चाइनीज़ के कस्टमर वापस जा रहे हैं। तो फिर मामा जी से मैंने डिस्कस करा। मैंने कहा मामा जी मुझे जाना बाहर, आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया जाना है, अच्छा। आउट ऑफ इंडिया मुझे जाना है, किसी ऐसी कंट्री में जहाँ मैं अपना करियर बना सकूँ। जी। मेरे मामा वर्ल्ड की 36 कंट्री घूम चुके हैं, और बोस्टन में उन्होंने अपनी स्टडी करी है, तो उन्हें बहुत नॉलेज है।
कि अच्छा। किस कंट्री में जाके आप अपने आप को सेट कर सकते हो। ओके। लेकिन बाहर जाना उसके लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, वेस्टर्न कंट्री के अंदर कम से कम 15 से 20 लाख रुपए कम से कम चाहिए एजेंट को देने के लिए, बिल्कुल। और आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। उतना अपना बजट ही नहीं था। हम्म। तो मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया भाई मैं कम बजट में किस कंट्री में जा सकता हूँ और मैं कैसे और मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। उस टाइम में मॉडलिंग और एक्टिंग का कुछ रोल नहीं था। अच्छा, अभी यही चल रहा था उस समय सिर्फ आपका फोकस आपका शेफ लाइन के अंदर हाँ, था, कि फूड बिजनेस, जिससे मुझे पैसा मिले, मेरा ये हाँ था। जी। लेकिन मैं बचपन में अपनी मम्मी को बोलता था, मैं पंजाबी गानों का बहुत मतलब आई लव पंजाबी सॉन्ग, मैं उन्हें म्यूज़िक को मैं बहुत प्यार करता तो हूँ। फिर अभी लास्ट में आप एक सिंगिंग करके भी बताइएगा। हाँ ज़रूर ज़रूर, म्यूज़िक को बहुत प्यार करता हूँ। वो भी इसलिए हम्म। जैसे मेरे पापा यंकी रहते थे, मैं भी बचपन से टिप टॉप रहना। अच्छा। मेरी मदर एक सितारिस्ट थी, हम्म। उन्हें ग्रेजुएशन कर रखी है म्यूज़िक के अंदर, वो सितार प्ले Okay. करती थी। जब उनकी मैरिज हुई थी तो वो दहेज में वो लेके आई थी, वो आज भी रखा हुआ है सितार, हम ग्रेट, लोगों ने संभाल मतलब के। आपके जीन्स में ही है म्यूजिक, तो आपके खून में है। हाँ, मेरे खून में म्यूज़िक है। राइट। लेकिन उस टाइम में पे ये भी नहीं था कि म्यूज़िक में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बाहर जाना था, चलो भी बाहर जाना है, कैसे करें, सर्च आउट किया, इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। तो उस टाइमिंग पे हमने दिए थे 2,80,000 रुपये अच्छा। दुबई के। तो दुबई शारजा सिटी में मेरी जॉब लगी थी, ग्रैंड सिटी होटल के अंदर, रेस्टोरेंट का नाम था दी बेक। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर लाइफ और ठीक हो गई, मतलब मेहनत करी, मतलब थोड़ा स्मूथ चलने लगी स्मूथ चलने आपकी लगी। लाइफ। राइट मेहनत करी। जी। 8 आवर्स ड्यूटी थी, 8 घंटे की ड्यूटी थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ करना क्या है, रिलेटिव्स तो है नहीं, फ्रेंड्स है नहीं, ठीक है। वहाँ पे जो लोग थे जो रेस्टोरेंट के अंदर काम करते थे मोस्टली इंडियन नेपाली लोग ही थे। बाहर के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती। तो वहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज कैसे बैरिकेड था। Right. लेकिन मैंने वहाँ पे लैंग्वेज भी सीखी। मैंने 3 महीने मदरसा ज्वाइन किया। अच्छा। थोड़ी बहुत डेली यूज़ की लैंग्वेज सीखी, हिसाब किताब कैसे करते हैं, कैश कैसे कट करते हैं, इस तरीके से। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ सीखी अकेले रहना। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, अकेले कैसे सरवाइव करना है। जब मैं वहाँ पहुँचा शारजा सिटी में तो मुझे 1 वीक हो चुका था उधर आए हुए, लेकिन मैं फ्लोर पे अभी नहीं चढ़ा था, ट्रेनिंग चल रही थी मेरी। घर पे बात नहीं हुई थी, घर पे सिर्फ एयरपोर्ट पे बात हुई, वहाँ जाते सिम बंद हो गए थे। सिम आया, फ्लोर पे मैं चढ़ा ही था उस दिन, और वहाँ पे ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तो बाहर गया मैं। बाहर जाके मैंने फ़ोन मिलाया मम्मी को, उधर से हेलो सुनी, बस वहीं टप टप आंसू निकलने चालू। तो मैंने सबसे पहली चीज़ सीखी कि अकेले कैसे रह जाता है, लाइफ को कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो अकेले रह के। आपके आसपास कोई नहीं है, अगर आप बीमार हो तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपने खाया कि नहीं खाया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी मेरी मदर मुझे व्हाट्सअप कॉल करती थी और बोलती थी कि हाँ भाई खाना टाइम पे खाना है, गल्फ कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तीनों टाइम चिकन नॉन वेज ही चलता था। एक दिन पहले मंडे को फ़ोन आ जाता था, बेटा कल ट्यूसडे है, चिकन नहीं खाना है। मैं ठीक है मम्मी, नहीं खाना, माँ है ना। तो वहाँ पे 8 घंटे का मेरा ड्यूटी टाइमिंग था, लेकिन मैं 16-16 घंटे काम करता था। क्यों? अच्छा। मुझे भूख थी पैसा कमाने की, कि मुझे पैसा कमाना है, एक लगन थी। क्योंकि लाइफ में ऐसे आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बचपन से। जिस उम्र में बच्चों के ना ड्रीम्स होते हैं, वो सिर्फ चिल आउट करते हैं अपनी लाइफ को, उस उम्र में आपने ये सब चीज़ें देखी। और छोटे बच्चे होते हैं वो, उनको अपने फादर का भी प्यार मिलता है, मदर का भी मिलता है, बचपन उनके साथ बीतता है। बीता मेरे साथ भी है बचपन, मम्मी पापा के साथ, ठीक है। लेकिन मुझे अपने बचपन की एक चीज़ याद है, जो पता नहीं मेरी एज क्या होगी और मुझे वो अभी तक कैसे मेरे दिमाग में वो बात है। मेरे पापा हमेशा एवरी मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, और मेरे से बड़ा प्यार था पापा का। अच्छा। उन्होंने मेरे को ले जाना पार्क में, छोटा था मैं, बहुत छोटा था, मुझे एज नहीं पता क्या थी। तो पार्क में घूमते थे, और वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है, मतलब उस पेड़ की ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती, इतना बड़ा ही होगा, 6 फुट हाइट होगी, आज भी वो पेड़ है। कभी उस पार्क में मैं जाता तो मुझे वो बचपन अपना याद आता है। मेरे पापा ने क्या करना, मुझे उल्टा लटकाना उस पेड़ पे। अच्छा। पैरों के बल लटकाना, हाथों के बल लटकाना, एक्सरसाइज करानी वहाँ पे। अच्छा। कहते तेरी हाइट बढ़ेगी मेरी तरह। मेरे पापा की हाइट 6+ थी, 6 फीट से ऊपर।
तो वो किस्सा मेरे को आज भी याद आता है। जब कभी रेयर होता है उस पार्क में जाता हूँ तो उस पेड़ को मैं ज़रूर देखता हूँ कि हाँ वो पेड़ अभी भी है, यहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है अपने पापा के साथ। मतलब आपको एक इमोशनल टच भी है वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा। आपके फादर के साथ आप वहाँ पर आते तो थे। ज़्यादा बचपन मतलब खेल कूद वाला नहीं बिताया, कुछ कुछ चीज़ें हैं पापा की याद है मुझे बचपन की। तो इस तरीके से बचपन बीता। और फिर जब मैं बाहर था तो बाहर जाके मैंने मतलब बहुत मेहनत करी, जी। पैसा कमाया, पैसा घर भी भेजता था। अब बात करते हैं एक्टिंग मॉडलिंग लाइन वापस कैसे आई मेरे अंदर। बिल्कुल, अभी मैं यही पूछने वाली थी कि ये तो आपका एक फूड बिजनेस का आपका जो एक शेफ करियर है इसकी बात हो गई, फिर आपने जो एक्टिंग एंड मॉडलिंग है इसमें आपकी एंट्री कैसे हुई? ये एंट्री ऐसी हुई बेसिकली, पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं बचपन से ही टिप टॉप रहने का शौक था, तो मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता था, शौक है। तो मैं मम्मी को कहता था कि मम्मी एक दिन आप इस टीवी में ना मेरे को देखोगे। मुझे नहीं पता मैंने वो बात बोली क्यों और कैसे बोली, छोटा था मैं तो। डेस्टिनी। मैंने कहा मम्मा एक दिन आप मुझे इस टीवी में देखोगे, एक्टर डांस कर रहा है ना, ये मॉडल है, मैं भी एक दिन आपको ऐसे ही देखूंगा। तो मैं दुबई के अंदर था, वहाँ पे इंटरनेशनल गॉट टैलेंट चल रहा था। चल क्या रहा था, एक मॉल में हम लोग घूमने गए, वहाँ पे एक बंदा कैनोपी लेके बैठा हुआ था और वो फॉर्म फिल कर रहा था। मीन्स कि इंटरनेशनल गॉट टैलेंट दुबई के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली वो उनके लिए था। अच्छा। कि जिस जिस कंट्री से एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल करो, ऑडिशन दो और अपना टैलेंट शो करो। अच्छा। उस स्टेज पे जो वो लोग वहाँ पे लगाने वाले हैं। ओके। ऐसे ही भर दिया मज़े मज़े में, आएगा नंबर कर लेंगे, कुछ कोई दिक्कत थोड़ी है। फिल कर दिया, इंटरनेशनल दुबई इंटरनेशनल गॉट टैलेंट में मैंने फिल कर दिया। और मुझे डांस का बड़ा शौक था। अच्छा। डांस का भी है, म्यूज़िक का भी शौक है, सब चीज़ है। मतलब मल्टीटास्किंग है हाँ, आपकी तो पर्सनालिटी। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने उस फॉर्म में फिल करा पंजाबी फोक डांस। अच्छा। मैंने फिल कर दिया। मैं एक अकेला ही पर्सन था जो भंगड़ा करने वाला था वहाँ पे। कोई बैकअप नहीं था, कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं। मेरा नंबर आ गया, मैंने फर्स्ट राउंड दिया, नॉर्मल ट्राउज़र शर्ट में गया था। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड जो था वो फाइनल राउंड था। ठीक है, 3 ही राउंड होने थे वहाँ पे। तो स्टेज लगा था, मुझे ड्रेस चाहिए थी, ड्रेस कैसे करूँ भाई, यहाँ किस सरदार के पास जाऊँगा, किस ऐसी शॉप पे जाऊँगा, इंडियन शॉप पे, कि वहाँ से मुझे पगड़ी मिल जाए, कुर्ता पजामा मिल जाए। बना बनाया तो मुश्किल थी। मैंने फिर कपड़ा लिया, बनवाया, सिलवाया, और मैंने जॉब से आता था 3 घंटे फ्लोर पे अपने, जो मुझे फ्लैट मिला होता रहने के लिए, मैं वहाँ पे डांस करता था। होता क्या कि हम लोग डांस एकेडमी में जाते हैं, फ्लोर दूसरा होता है, पैरों में दर्द नहीं होता। तो मैंने फर्श पे 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करी थी, एड़ियाँ सूज जाती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ऑडिशन दिया, सेकंड राउंड में क्लियर हुआ, थर्ड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया। मैंने फोक डांस किया, पंजाबी फोक डांस, सेलफोन में यूट्यूब पे देख के स्टेप कॉपी कर करके, और मैंने वो कर दिया। जब मेरा वो क्लियर हुआ, मैं थर्ड राउंड मेरा क्लियर हुआ था, उसमें मैं सेकंड आया था। अच्छा। फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया था। तो मुझे 7000 धर्म मिला था वहाँ की करेंसी का, और एक छोटा सा ट्रिप मिला था। अच्छा। वो ट्रिप किया और वो पैसे 7000 धर्म थे, करीब हो गया 1 लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास हो गया था। वो मैंने घर भेजे, थोड़े बहुत पैसे रखे, तो वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई। फिर मैं आ गया इंडिया आया था मैं वेकेशन पे। अच्छा। 2016 अक्टूबर में आया था, जिस टाइमिंग पे सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी। ओके। तो उस टाइमिंग पे मैं इंडिया आया था 2016 में। जब मैं इंडिया आया तो मेरी मदर ने पासपोर्ट छुपा लिया, कहती बेटा बस अब नहीं जाना कहीं, अब तो यहीं रह। अब इंडिया आ गया, क्या करें। वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री जो जॉब कर रहा था, पैसा अच्छा था, उतना पैसा इंडिया में मिलना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने, म्यूज़िक में भी मेरा शौक था, तो जो मेरे जिया जी हैं वो एक म्यूज़िक से रिलेटेड एक एकेडमी है, उसका नाम है तानसेन संगीत महाविद्यालय जी। वो उसके एकेडमिक डिपार्टमेंट में काम करते थे एज अ मैनेजर। तो उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, तुझे इंटरेस्ट भी है तो तेरे को तानसेन में लगवा देते हैं। तो साउथ दिल्ली तानसेन में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं एज ए एडमिन में वर्क करने लगा। म्यूज़िक से बड़ा प्यार था, तो म्यूज़िक को पढ़ने भी लग गया और थोड़ा थोड़ा सीखने भी लग गया टीचर्स के साथ फ्री टाइमिंग में। जो पैशन होता है ना हमारा, वो ऑटोमेटिकली हम वो करने लग जाते हैं। तो तानसेन साउथ एक्स में मैंने जॉब करी, सैलरी मिलती थी, अच्छी सैलरी थी, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़ जानने की जो है उत्सुकता होगी कि
ऐसे कौन लोग थे जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर आपके साथ में अपने रिश्ते को बनाने के लिए आगे बढ़ के आए, या फिर जो लोग पीछे हट गए आपके स्टेटस जब आपका डाउनफॉल गया, तो ऐसे कौन लोग हैं और उनसे आप क्या बोलना चाहते हैं ऐसे लोगों से? ऐसे हैं कुछ लोग हैं, लेकिन मैं उनका नेम नहीं लेना चाहूँगा। जी बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जब हम लोग कुछ भी नहीं होते ना, तो हमारे आसपास कोई नहीं होता कि यार कहीं ये बंदा हेल्प ना मांग ले, जी कहीं ये बंदा पैसे ना मांग ले। जी। लेकिन जब हम कुछ हो जाते हैं ना, तो वही लोग जो सोचते थे नहीं यार इससे बात नहीं करनी, इसका तो कोई स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं है, आज जब सब कुछ है, जी चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपको जानता है, जिस टाइम पे वो लोग आपसे हेट करते थे जब आपके पास कुछ नहीं था, जी वही लोग आज आपके आगे पीछे घूमते हैं कि मेरा फ्रेंड तो ये है, मेरा ब्रदर तो ये है, वो तो एक्टिंग करता है, वो तो मॉडलिंग करता है। मतलब बढ़ाइयाँ मारने वाली बात। ओके। तो नेम नहीं लूँगा उन लोगों का, फ्रेंड्स भी आते हैं उसमें, बहुत ऐसे लोग हैं जो आते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से सीखा ही है। कहते हैं कि भाई हर चीज़ पैसा नहीं है, पैसा भी होना चाहिए, बिल्कुल पैसा है तो ज़रूरी सब कुछ है। जी। तो वही लोग हैं आज साथ में। अच्छा भी लगता है, वक्त एक जैसा नहीं होता। राइट राइट। बट एक्चुअली ऐसे जो लोग होते हैं मेरे नज़रिए में, वो लोग आपके लिए कुछ नहीं करते, वो आपके साथ में रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं, वो एक्चुअली अपनी जो पर्सनालिटी है ना उसको बूस्ट करना चाहते हैं, ये बता के कि ये एक्टर मॉडल, ये फेमस बंदा है, ये मेरा बहुत करीबी है। तो और बाकी आप क्या बताना चाहते हैं अपने समाज को, आप क्या बोलना चाहते हैं कि लाइफ के जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उस समय हमारे समाज को भी, हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल है, उनको आपके साथ में कैसा रहना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो समाज है हमारा, ठीक है, हम लोग बिलोंग करते हैं इंडियन कल्चर से, ठीक है, जी। धार्मिक लोग हैं, धर्म से रिलेटेड हम सब लोग हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि बड़ी से बड़ी आफत क्यों ना आ जाए, जी। बड़े से बड़ा डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, 2 हाथ और 2 पैर, और ये ज़ुबान दी है बोलने के लिए। अगर हमारी ज़ुबान मीठी है ना, तो हम लोग किसी को भी जीत सकते हैं इस ज़ुबान से। बिल्कुल सही। ये 2 हाथ दिए कमाने के लिए, 2 पैर चलने के लिए दिए हैं, और बिल्कुल, बोलने के लिए बिल्कुल ज़ुबान सही दी है। बात, बिल्कुल सही। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कितने से कितनी बड़ी रुकावट आ जाए, कभी जी। उससे पीछे मत हटो, हाँ जी। हार मत मानो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलो। सोचो कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, हाँ जी, कैसे कमा सकता हूँ। बिल्कुल। तो आज आप सक्सेस हैं, तो आपके जो फैमिली है वो भी आपके साथ में रिश्ता बनाना चाहती है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपने सर्कल में आपको अपने साथ खड़ा रखना चाहते हैं, बताने के लिए कि ये जो केपी है ये हमारा बहुत खास है। तो उनको भी आप थैंक्स बोल दीजिए। मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, जो लोग मेरे साथ हैं और या जो लोग मेरे साथ रहे हैं जी। और मेरे अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में। हाँ जी। और मुझे भी खुशी मिलती है जब मैं स्टेटस डालता हूँ, मेरी हाँ जी। सिस्टर्स देखती हैं, मेरे ब्रदर्स देखते हैं हाँ जी। कि हाँ भाई चलो ठीक है, अपना काम तो कर ही रहा है, और उनको भी खुशी मिलती है हाँ जी। कि मेरा भाई है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर परिवार में दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा मेरा भाई है, ऐसे ऐसे काम भी कर रहा है। तो मुझे भी अंदर से खुशी मिलती है, मेरी सिस्टर्स को भी खुशी मिलती है, फ्रेंड सर्कल को भी खुशी मिलती है। जी। तो आपने कभी बॉलीवुड वगैरह के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, बॉलीवुड के लिए मैंने सोचा भी नहीं है ना, मैं अभी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है ट्राई करने के लिए। मेरा जो प्लानिंग है आने वाले टाइम में, मैं पंजाब इंडस्ट्री में घुसना चाहता हूँ। हाँ जी। क्योंकि बॉलीवुड में बेसिकली क्या होता है कि वो लोग सबसे ज़्यादा स्टार किड्स को ही प्रमोट करते हैं। जी। अगर मेरे पास पैसा है तो अगर मैं पंजाब इंडस्ट्री में घुसना चाहता हूँ, तो मैं अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके किसी अच्छे प्रोड्यूसर के साथ मिलके अपने आप को लॉन्च में कर सकता हूँ, हाँ उससे जी। मैं फेमस हो सकता हूँ। अच्छा। तो मेरी जो प्लानिंग आने वाले टाइम की, पंजाब जी। इंडस्ट्री में है घुसने की। जी। और मुझे लगता है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, और ज़रूर जाऊँगा, घुसूँगा ज़रूर पंजाब इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल आने वाले बिल्कुल टाइम में। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल आपका कोई मॉडलिंग एंड एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट है ऐसा जो चल रहा है आपका? अभी एक प्रोजेक्ट है जी।
अभी हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। जी। होपफुली कुछ महीनों में वो एक सॉन्ग है वो आ जाएगा, अभी मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। नहीं, ओके। तो चलिए मिस्टर केपी, आपका जो हमने आज बायोग्राफी इंटरव्यू मैंने लिया, सुनकर बहुत अच्छा भी लगा। सब कुछ मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बताऊंगी आपके बारे में। और आपकी जो बायोग्राफी अभी इंटरव्यू है वो भी मैं पब्लिश करूंगी, और आपकी जो बायोग्राफी मेरे को लिखनी है वो भी फिर मैं अभी बहुत जल्दी लिखूंगी, अपने व्यूअर्स को बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। तो ये थे हमारे मिस्टर केपी, जिनकी कि आज मैंने बायोग्राफी इंटरव्यू लिया, और मैं यहाँ पर आई हूँ स्पेशली इनके लिए। मैं यहाँ पर आई थी इनका इंटरव्यू लेने के लिए। और आप लोग भी मेरे इस इंटरव्यू को देखिए और आप भी समझिए कि एक इंसान किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और बिना रुके, बिना गिव अप करे वो फिर से ट्रैक पर चल पड़ता है। क्योंकि लाइफ में ऑलवेज़ जो है आगे ही बढ़ना चाहिए। ऑलवेज़ मैं अपने भी सारे वीडियोस में भी मैं यही चीज़ सबको बताती हूँ, और आज मिस्टर केपी से बात करके भी मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी है कि इंसान को अपना पैशन एंड प्रोफेशन दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ भगवान ने अगर हमें भेजा है नीचे तो कुछ करके ही जाइए, अगर कुछ किया नहीं तो आपकी लाइफ बेकार है। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड मिस्टर केपी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया आज, और आपने अपनी बायोग्राफी मेरे सामने शेयर की हमारे साथ में, क्योंकि इसके लिए भी बहुत करेज चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि लोग जब सक्सेस हो जाते हैं तो अपने जो उनके जो डाउनफॉल होते हैं या उनके जो कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जीवन की, वो उसको हाइड कर देते हैं। वो हाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से ज़ीरो से हम खड़े हुए। वो सिर्फ अपनी आज का स्टेटस बताते हैं दुनिया को। तो आपने जो अपने बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और मेरे व्यूअर्स आपका भी धन्यवाद। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मिस्टर केपी, आपको भी गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम।